हेलो डियर्स, वेलकम है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स की पुजारी पर। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी कि WTO की एस्टैब्लिशमेंट की जाए। जैसे कि आपको पता ही है कि दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 के बीच में, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। तो इन दोनों विश्व युद्ध के दौरान पूरे विश्व में भयंकर तबाही मची थी। लगभग सभी कंट्रीज़ इससे इफ़ेक्ट हुई थी। बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। तो दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद प्रत्येक कंट्री चाहती थी कि उनकी इकनॉमी को दोबारा रिवाइव किया जाए। इसलिए सभी कंट्रीज़ इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ इस दौरान कि हर कंट्री क्या चाहती थी, अपने एक्सपोर्ट को तो बूस्ट करना चाहती थी, लेकिन इंपोर्ट को वो डिस्करेज करना चाहती थी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, तो एक्सपोर्ट को वो बूस्ट करना चाहते थे, लेकिन इंपोर्ट को वो डिस्करेज करना चाहती थी। तो इसके लिए हर कंट्री ने अलग अलग स्ट्रेटजीज फॉलो की। जैसे कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए हर कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडीज़ देना शुरू कर दिया। सब्सिडीज़ इन द माइन फाइनेंशियल हेल्प करनी शुरू कर दी जो प्रोड्यूसर से, जिससे कि कॉस्ट क्या आती थी, प्रोडक्शन की कम आती थी, तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता था। जब प्रोडक्ट सस्ता हो जाता था तो उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाती थी। तो इस तरह से तरीके अपनाए गए ताकि कंट्री में करेंसी इनफ्लो इंक्रीज हो सके, लेकिन इंपोर्ट को डिस्करेज किया गया। इसके लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो की गई, जैसे कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को इम्पोज किया गया। टैक्स लगाए गए इंपोर्ट पर हाई रेट से, और कोटा सिस्टम, लाइसेंसिंग सिस्टम, इस तरह के बैरियर्स को इम्पोज किया गया ताकि करेंसी का आउटफ्लो डिक्रीज हो सके। लेकिन ये तो एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। सभी एक्सपोर्ट करना चाहते थे तो इंपोर्ट कौन करेगा। तो इससे क्या हुआ, बैड इम्पैक्ट पड़ा ट्रेड पर, डेवलपमेंट पर, इनकम आउटपुट पर और एम्प्लॉयमेंट पर। तो इस सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए यहाँ पर कंट्रीज़ अपने ट्रेड इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें और एक नेगोशिएशन कर सकें। तो 1947 में यह निश्चय किया गया कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की एस्टैब्लिशमेंट की जाएगी जिसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 23 कंट्रीज़ थी उस टाइम, इसकी मेंबर कंट्रीज़ थी। 1947 30 अक्टूबर में ये डिसीज़न लिया गया। और इसका मेन उद्देश्य क्या था गैट का, मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करना। ट्रेड टू टाइप्स का हो सकता है, बायलेटरल और मल्टीलेटरल। गैट का उद्देश्य क्या था, मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करना और फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। देखिए ये एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ इसकी, 1947 में, लेकिन इसने काम करना कब शुरू कर दिया, 1 जनवरी 1948 में। तो गैट की एस्टैब्लिशमेंट के टाइम मेंबर कंट्रीज थी 23 कंट्रीज़, और 1994 तक आते आते इसके टोटल कंट्रीज़ 124 मेंबर कंट्रीज़ हो गई। तो जो भी इसकी मीटिंग्स होती थी, गैट की मीटिंग होती थी, उनको राउंड बोला जाता था। गैट का फर्स्ट राउंड हुआ था 1947 में जेनीवा में, जो डिस्कस किया गया था टैरिफ्स के ऊपर, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाए जाते थे। मेन प्रॉब्लम, जो मेन मुद्दा था इंटरनेशनल ट्रेड का उस टाइम यही था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर हाई रेट से टैक्स लगाए जाते हैं ताकि एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके और इम्पोर्ट कम हो सके। तो इस राउंड में भी 23 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। टोटल 8 राउंड हुए हैं। उसके बाद हुआ राउंड 8 हुआ 1986 से 1994 के बीच में। तो देखिए जब भी कोई राउंड होता था एक उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता था कि कैसे प्लानिंग होगी, कौन कौन से मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा, कहाँ पर ये राउंड होगा। तो इसका जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया था आर्थर डंकल ने। आर्थर डंकल के नाम से ही ये राउंड को जाना जाता है, डंकल राउंड बोला जाता है। और ये राउंड हुआ था उरुग्वे में हुआ था, इसलिए इसको उरुग्वे राउंड भी बोला जाता है। और इस राउंड में 150 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था।
तो इस जो ये राउंड में क्या कौन कौन सी मुद्दों को डिस्कस किया जाना था? ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स, स्ट्रीम्स। इट वाज डिसाइडेड टू सेट अप ए न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस ऑफ गेट। देखिए, इससे पहले जितने भी राउंड हुए सभी में टैरिफ के ऊपर ही डिस्कस किया गया था, लेकिन 8th राउंड में और मुद्दों पर भी डिस्कस किया गया। तो ये फील किया गया कि जो गेट है, एग्रीमेंट है, ये सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं करता, सिर्फ टैरिफ को लेकर ही चर्चा करता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल जब ट्रेड करते हैं, और भी मुद्दे थे जिनके ऊपर चर्चा किया जाना ज़रूरी था, उनको भी सोल्व किया जाना ज़रूरी था। तो ये एक आवश्यकता फील हुई कि गेट को रिप्लेस करके एक कोई नया प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो जिसका क्या हो, स्कोप गेट से ज़्यादा वाइडर हो। तो इसके लिए क्या किया गया देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि गेट की कमियां क्या थी। तो गेट की क्या कमियां थी जिस वजह से एक नए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत हुई? It lacked institutional structure. GATT by itself was only the set of rules and multilateral agreement. देखिए, ये एक एग्रीमेंट था, इसका कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई हेडक्वार्टर नहीं था जिसके ऊपर लिखा जाए GATT गेट है ये। तो ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन WTO का एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि WTO एक हो गया, जैसे कि IMF हो गया, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन गेट क्या था? एक एग्रीमेंट था। इट डिड नॉट कवर ट्रेड इन सर्विसेज, जैसे कि हमने पहले ही हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि गेट सिर्फ टैरिफ्स के ऊपर ध्यान देता था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर ध्यान देता था, और मुद्दों के ऊपर कोई ध्यान नहीं था, जैसे कि ट्रेड इन सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका बाकी जो मेन फोकस था टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही रहता था। अ स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म वाज एब्सेंट। कोई डिस्प्यूट अगर कंट्रीज में हो जाता है तो उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई हाई अथॉरिटी नहीं थी। अंडर गेट कंट्रीज फेल टू कर्ब नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। सिर्फ टैरिफ बैरियर्स को ही कंसीडर किया जाता था, उनके ऊपर ही चर्चा की जाती थी, नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर कोई चर्चा नहीं की जाती थी। जबकि कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करती थी। तो देखिए क्या हुआ, गेट की जगह एक न्यू प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में चर्चा की गई। तो इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ जिसको हम बोलते हैं मार्केश एग्रीमेंट। मार्केश एक जगह का नाम है जो कि मोरक्को में है, तो इस जगह के नाम से ही इस एग्रीमेंट का नाम पड़ा मार्केश एग्रीमेंट। तो मार्केश में एक एग्रीमेंट हुआ कि गेट को रिप्लेस करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसका स्कोप गेट से ज़्यादा वाइडर हो। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एस्टैब्लिशमेंट के टाइम 124 मेंबर कंट्रीज थी। WTO के जो मेंबर हैं वो 2 टाइप्स के मेंबर्स हैं, एक तो है जनरल मेंबर, एक है फाउंडर मेंबर। जो इसके एस्टैब्लिशमेंट के टाइम मेंबर थे उनको फाउंडर मेंबर बोला जाता है, जो इसके बाद मेंबर बने हैं उन्हें जनरल मेंबर कहा जाता है। तो इंडिया क्या है? WTO का फाउंडर मेंबर है। और तो 124 मेंबर कंट्रीज़ इसकी उस टाइम थी, बाद में इसकी अब टोटल 164 मेंबर कंट्रीज़ हो चुकी हैं, और 23 मेंबर कंट्रीज़ ऐसी हैं जो मेंबर बनना चाह रही हैं, अभी वो प्रोसेसिंग में हैं। तो WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 1995। जो 1994 में उर्ग्यो राउंड हुआ जिसमें इस बारे में चर्चा की गई, और लेकिन इसने काम करना शुरू कब किया WTO ने? 1 जनवरी 1995 को। तो WTO क्या था? सक्सेसर था गेट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गेट की जगह रिप्लेस किया गया WTO को। तो देखिए मेन इंटरनेशनल ट्रेड में 3 पिलर्स हैं, IMF, IBRD एंड WTO। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन उद्देश्य क्या है? ऐसी कंट्रीज जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है उसको इक्विलिब्रियम करना। और IBRD का फुल फॉर्म, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो सेकेंड वर्ल्ड वार से रेवेज इकोनॉमीज है उनको रिवाइव करना, उनका डेवलपमेंट करना। तो IMF और IBRD ये मेन क्या है? फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। ये क्या करते हैं? कंट्रीज़ को पैसा प्रोवाइड करवाती हैं कम इंटरेस्ट रेट पर, जो डेवलपिंग है और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं।
लेकिन WTO क्या है, एक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है। WTO का मेन उद्देश्य क्या है कि एक फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, जो टैरिफ और नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। तो WTO पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सिंगल इंस्टीट्यूशन है जो फ्री ट्रेड पर फोकस करता है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करने पे ज़्यादा फोकस करता है। उसके बाद हैं ऑब्जेक्टिव्स, देखते हैं कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे फर्स्ट है टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड, टू प्रमोट फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो टैरिफ है और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको रिमूव करता है। डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इकोनॉमिक्स को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड। तो जो WTO है उसका मेन फोकस रहता है डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर, इनके डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और ऑब्वियसली जब फ्री ट्रेड प्रमोट होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। WTO का मेन उद्देश्य क्या है कि UNWV, वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ कोऑपरेट करके पूरी वर्ल्ड का, पूरे ग्लोबल का भला करना। ये इनको क्या करता है, इनकी जो गाइडलाइंस हैं, इनकी रूल्स को अवॉइड नहीं करता बल्कि इनके साथ मिलकर काम करता है। तो यही मेन उद्देश्य हैं WTO के। तो देखिए कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं WTO के। WTO इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। WTO यूनाइटेड नेशन का एजेंट नहीं है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। वन कंट्री वन वोट, जैसे कि IMF में है, जिस कंट्री ने जितना ज़्यादा कैपिटल सब्सक्राइब की होगी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन दिया होगा, उसको उतना ही वोटिंग राइट्स मिलता है। लेकिन WTO में ऐसा नहीं है, जितना कैपिटल सब्सक्रिप्शन किया हुआ है वो उस कैटेगराइज उसे नज़रिए से नहीं देखा जाता सभी कंट्रीज़ को। हर कंट्री को एक वोट मिला हुआ है, वन कंट्री वन वोट, मतलब सभी को इक्वल राइट है। WTO का हेडक्वार्टर का है जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। अब जो एग्रीमेंट्स इशू करती हैं, जो भी गाइडलाइंस इशू किए जाते हैं WTO के द्वारा, वो सभी मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर इक्वली बाइंड होते हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अगर कोई कंट्री उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती तो उसकी कंप्लेन की जाती है कहाँ पर, WTO के DSB क्या, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। ये एक परमानेंट ऑर्गन है WTO का, वहाँ पर कंप्लेन की जा सकती है। सो फार अब तक इसकी 11 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो चुकी है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है, देखिए इसमें क्या है, हर कंट्री, जैसे 164 कंट्रीज़ हैं, तो हर कंट्री के जो एम्बेसडर्स हैं, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हर कंट्री ने अपने वहाँ पर वो छोड़े हुए हैं, तो उनको मिलाकर ही मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बनती है। तो टाइम टू टाइम क्या रहता है, इनकी मीटिंग होती है ताकि वो अपनी अपनी कंट्रीज़ के मुद्दे वहाँ पर रख सकें और उन मुद्दों को सोल्व करने के लिए कोई ना कोई सुजेशन, कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ सकें। तो फर्स्ट मीट हुई थी 1996 में सिंगापुर में। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लगभग जो भी मैं आपको करवा रही हूँ, इनका हर लाइन एक क्वेश्चन ही बनता है। नेट के एग्ज़ाम में, HTET के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। कब हुई थी, 1996 में। और 11th हुई थी 2017 में ब्यूनस एयर्स में, जो कि अर्जेंटीना में है। और 12th हुई थी 2020 में अस्ताना में, कजाकिस्तान में। WTO activities are supported by a secretariat of some 700 स्टाफ। देखिए एक WTO का जो इसको हेड करता है WTO का, वो सेक्रेटरीट है और बहुत बड़ा स्टाफ है, 700 स्टाफ हैं इसमें। और उसको लीड कौन करता है इस सेक्रेटरीट को, WTO का DG, डायरेक्टर जनरल। और ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है WTO की, 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि WTO की ऑफिशियल लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है। तो 4 लैंग्वेज दी गई होंगी, उनमें से एक नहीं होगी, आपको उस पर टिक मार्क करना है। तो कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश।
उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एक बहुत बड़ा इसका स्ट्रक्चर है। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो इसको हेड करती है, मेन WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसको हेड करती है। ये सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है और मीट आफ्टर एवरी 2 ईयर। तो 2 साल बाद जो हर मेंबर कंट्रीज हैं, इनके जो एम्बेसडर हैं वो आपस में मिलते हैं और अपने मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं। तो उसके बाद है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल क्या है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नीचे वाला लेवल है। तो जनरल काउंसिल को असिस्ट करते हैं टू जो इसके WTO के ऑर्गन है, ये परमानेंट ऑर्गन है, TPRB एंड DSB। TPRB ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी और DSB है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। और वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टेड है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। तो पहले हम TPRB के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी ने एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। देखिए ये क्या है, जैसे कि WTO है, हर टाइम मतलब हर जब भी 2 साल बाद मिलते हैं, या टाइम टू टाइम क्या करता है, गाइडलाइंस इशू करता है जो मेंबर कंट्रीज़ को फॉलो करनी पड़ती हैं। वो गाइडलाइंस किसके रिलेटेड होती हैं? ट्रेड से रिलेटेड होती हैं। ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन एग्रीकल्चर, किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं और हर कंट्री को उनको फॉलो करना पड़ता है। तो टाइम टू टाइम क्या करती है जो TPRB बॉडी है, एक चेक करती है कि कंट्री ने वो पॉलिसीज़ को फॉलो किया है या नहीं किया। हर कंट्री की ट्रेड पॉलिसी क्या है, तो ऑब्वियसली हर कंट्री को डर रहता है कि मेरी जो पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी है, उसका वो क्या पता कब चेक हो जाए, उसका रिव्यू कब मांग ले जो WTO है। तो हर कंट्री यही कोशिश करती है कि उनकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। तो जो ट्रेड रिव्यू होता है वो डिपेंड करता है जो कंट्री है उसकी साइज़ पर और इकॉनमी पर। ऑब्वियसली ऐसी कंट्रीज जो बहुत बड़ी हैं, जिनकी इकॉनमी का साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा लार्ज इकॉनमीज़ हैं, उनकी जो ट्रेड पॉलिसी है उनको जल्दी जल्दी चेक किया जाता है, जल्दी जल्दी रिव्यू किया जाता है। क्योंकि ऐसी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को डोमिनेट करती हैं, वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं अपनी इकॉनमी को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इनका रिव्यू जल्दी जल्दी किया जाता है। तो देखते हैं कैसे इनका टाइम पीरियड है। एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल बाद चेक किया जाता है, ट्रेड पॉलिसी को चेक किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। 4 मेजर ट्रेडर इकॉनमीज़ हैं जो इसी इकॉनमी, यूरोपियन कम्युनिटी, US, जापान एंड कनाडा। इन 4 जो मेजर इकॉनमीज़ हैं, 2 साल बाद इनकी ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है कि इनकी ट्रेड पॉलिसी क्या है, क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं, गाइडलाइंस को फॉलो किया है या नहीं किया, ऐसी कोई टैरिफ और नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन तो इम्पोज नहीं की जो कि डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अगेंस्ट हों। और नेक्स्ट 16 लीडर जो इकॉनमीज़ हैं उनका हर 4 साल बाद उनकी ट्रेड पॉलिसी को चेक किया जाता है। इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को हर 4 साल बाद चेक किया जाता है और जो बाकी रिमेनिंग ट्रेडर्स हैं उनकी 6 साल बाद। और टाइम पीरियड है ये लॉन्ग भी हो सकता है जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ऑब्वियसली जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये जल्दी WTO की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए उनको अपनी इकॉनमीज़ में, अपनी ट्रेड पॉलिसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने होते हैं, तो उनको एक टाइम लगता है। तो WTO की तरफ से इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, एक लंबा टाइम पीरियड रखा जाता है, एक गैप के बाद उनकी ट्रेड पॉलिसी को चेक किया जाता है। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है हर 4 साल बाद। तो अब तक इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को 6 बार रिव्यू किया जा चुका है बाय द WTO। जो 6th हुआ था ट्रेड पॉलिसी रिव्यू वो कब हुआ था? 2015 में, 4 जून 2015 में। कहाँ पे रिव्यू किया गया था? जिनेवा में।
तो हमने टीपीआरबी में के बारे में पढ़ा, अब है डीएसबी। टीपीआरबी एंड डीएसबी दो परमानेंट ऑर्गन्स हैं डब्ल्यूटीओ के, जो असिस्ट करते हैं जनरल काउंसिल्स को, यानी कि इनकी हेल्प करते हैं जनरल काउंसिल्स की डिसीजन लेने में। तो जनरल काउंसिल कन्वीन्स एज अ डीएसबी टू डील विद डिस्प्यूट्स बिटवीन डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। अब देखिए बहुत सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो बहुत सारी मेंबर कंट्रीज़ आपस में क्या कर रही हैं, ट्रेड कर रही है, तो ऑब्वियसली झगड़ा तो होता ही है, उनके डिस्प्यूट तो अराइज होते हैं। अब डिस्प्यूट्स क्यों अराइज होते हैं? एक कंट्री तो होती है जो डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है और दूसरी उसको फॉलो नहीं कर रही, तो उनके बीच में आपस में झगड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको झगड़ों को सुलझाना भी पड़ता है। तो डीएसबी क्या है? एक ऑर्गन है जिसमें एम्बेसडर्स होते हैं कंट्रीज़ के, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो आपस में वो बैठते हैं, उनकी मीटिंग होती है और जो भी झगड़े होते हैं उनको सुलझा दिया जाता है। और यही कोशिश रहती है कि झगड़े को ख़त्म करके स्वीट रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया जा सके। तो देखते हैं कि इनके झगड़े हैं कैसे इनको सुलझाया जाता है। फर्स्ट चीज़ पर क्या होता है? कंसल्ट पार्टी अंडर डिस्प्यूट्स। पहले तो यही कहा जाता है कि जो कंट्रीज हैं आपस में मिलकर झगड़ों को सुलझा लें। जो डायरेक्टर जनरल होता है वो मेडिएटर का काम करता है, दोनों पार्टीज़ को उनको सुनता है और आपस में उनको सुलझाने के लिए कहता है, उनके झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अगर फिर भी उनका झगड़ा सॉल्व नहीं होता तो कंट्रीज़ कह सकती हैं डब्ल्यूटीओ को एक पैनल बनाया जाए, तो डीएसबी एक पैनल बनाती है। तो वो पैनल क्या करती है? दोनों कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हेयर करती है और उनके झगड़े को रिव्यू करती है, और ये पैनल अपनी रिपोर्ट दे देता है 6 महीने के अंदर। जब ये इसके 6 मंथ्स ऑफ इट्स कंपोजिशन, जब ये पैनल बना 6 महीने के अंदर अंदर इसको रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन अगर अर्जेंसी केस है तो 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो देखिए अगर रिपोर्ट दे दी, ठीक है, तो अगर उस रिपोर्ट के अगेंस्ट कोई अपील नहीं की गई तो डीएसबी 60 डेज तक वेट करेगा कि कोई अपील कर रहा है इस डिसीजन के खिलाफ अगेंस्ट में जो इसने रिपोर्ट दिया पैनल ने। तो अगर अपील नहीं की गई तो उस रिपोर्ट का जो डिसीजन होता है उसी को फाइनल मान लिया जाता है, लेकिन 60 डेज़ क्या करता है? डीएसबी वेट करता है। लेकिन इस 60 डेज़ के अंदर अगर अपील हो जाती है, ठीक है, तो अपील कहाँ करेगी कोई भी पार्टी? अपीलेट बॉडी ऑफ डीएसबी। तो अब अपीलेट जो बॉडी के पास केस आ गया तो ये इसके बारे इस मुद्दे को, इस झगड़े को रिव्यू करती है, दोनों पार्टीज़ को सुनती हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट कब देती है? विदिन 90 डेज़ टू डीएसबी। अपीलेट बॉडी के पास जब वो झगड़ा आया, जब वो केस आया, 90 दिन के अंदर अंदर डीएसबी को रिपोर्ट देनी होती है। तो जब इन्होंने रिपोर्ट दी तो 30 दिन की फिर क्या होता है? विदिन 30 डेज ऑफ रिपोर्ट बाय अपीलेट बॉडी, तो फाइनल डिसीजन हो जाता है। 30 दिन की वेट की जाती है डीएसबी, फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन ले लेता है। जो अपीलेट बॉडी डिसीजन लेगी वही फाइनल डिसीजन हो जाएगा। तो इस दौरान क्या कहा जाता है? जो कंट्री है जिसकी गलती होती है उनको कहा जाता है कि आपकी गलती थी, आप इस गलती को सुधार लीजिए और एक स्वीट रिलेशन बना लीजिए। तो ये था क्या था? डिस्प्यूट सेटलमेंट को, डिस्प्यूट्स को सेटल करने का एक मैकेनिज्म था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, जनरल काउंसिल, टीपीआरबी एंड डीएसबी। अब जनरल काउंसिल्स के अंडर जो काउंसिल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। कमेटी वर्किंग ग्रुप्स हैं। कमेटीज़ किन किन की बनी हुई है? ट्रेड एंड इन्वायरमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेट्स हो गए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, बजट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कमेटीज़ बनी हुई हैं जो पर्टिकुलर एरिया को लेकर ही डिस्कस करती हैं। फिर है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। तो गुड्स में हम किन को इंक्लूड करेंगे? एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, टैरिफ मेजर्स, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, नॉन टैरिफ मेजर्स। तो जो ये काउंसिल्स हैं एग्रीकल्चर्स के ऊपर जैसे जो भी सब्सिडीज़ दी जाती हैं और उनके ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं, कपड़े के ऊपर कौन कौन से नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाई जाती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में डिसीजन लेती हैं, गाइडलाइंस इशू करती हैं। फिर है काउंसिल फॉर ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो कौन से आ गए? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड मेडिसिन्स।
नेक्स्ट काउंसिल है सर्विसेज के लिए। सर्विसेज कौन कौन सी हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। काउंसिल फॉर ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो ये काउंसिल क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। ट्रेड नेगोशिएशन कमेटीज कौन, जैसे कि सब्सिडीज़ हो गई, एंटी डंपिंग, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री मार्केट एक्सेस। तो अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग कमेटीज़ बनी हुई हैं। वो पर्टिकुलर उसी उन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करती हैं और उन्हीं को कोई झगड़ा होता है वो DSP के पास जाता है और गाइडलाइंस ही इशू करती हैं। तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ WTO।